हेलो प्यारे बच्चों, माय नेम इज जितेंद्र पांडे, सीनियर डिवीजन फैकल्टी मोशन, एंड आई एम हियर टू प्रोवाइड यू द फिजिक्स जेईई मेंस 2023 पेपर सॉल्यूशन। कौन सा पेपर का? फर्स्ट फैब इवनिंग शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। For three low density gases A, B, C, pressure versus temperature graph। अभी हमें दिख रहा है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दे रखा था। ठीक है, तीन गैसेस थी, गैस A, B, C। ठीक है, आप प्लॉटेड बाय कीपिंग दैम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें क्या बोल रखा है यहाँ पर? वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना था हमें। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट एज शोन इन द फिगर। तो फिगर भी समझ में आ गया। प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ था, तीन गैसेस दे रखी है हमें यहाँ पर। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर वो मीट कर रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन में पूछा था टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट के इज, टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट के इज। अब ऐसे जो क्वेश्चंस की थियरी हम लोगों ने पढ़ रखी है एनसीईआरटी में। ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है, पर हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अगर यहाँ पे बोल रखा है वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ऑप्शंस देख सकते हो आप, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट यहां समझ में आ रहा है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T होगा। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? T होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। 1 -273 डिग्री सेल्सियस, सेकंड -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -373 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। अब हमें पता है, इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट फॉर ऑल द गैसेस लाइन्स ऑफ ग्राफ मीट एट सेम वैल्यू। ठीक है, तो पीछे जब एक्सटेंड हो रहा था तो वो एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहा था, पॉइंट के, उसी की वैल्यू हमें बतानी है। मतलब वो टेम्परेचर एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, तो वो पर क्या है? टेम्परेचर एक्सिस पर नेगेटिव है ना। प्रेशर भी क्या हो रहा है? घट रहा है। भाई ग्राफ अगर देखो आप तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर की वो वैल्यू मुझे वहां पर उस पॉइंट पर बतानी है। तो बेसिकली हमें पता है वैल्यू क्या होगी, 0 केल्विन। ठीक है, एनसीईआरटी में एज इट इज वो डायग्राम दे रखा है, 0 केल्विन एंड दैट विल बी इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। द आंसर इज 273 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑप्शन 1 इज परफेक्टली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन किस पे था? असर्शन और रीजन पे बेस्ड था। ठीक है, असर्शन और रीजन पे बेस्ड था। चलो अब बात करते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रखा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ठीक है, ओके। असर्शन में क्या बोल रखा था? फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम, सॉरी। ठीक है, मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी अक्रॉस 600 ओम, द वोल्टमीटर with resistance 1000 ohm will be preferred over voltmeter with resistance 4000 ohm। ठीक है भाई, ये असर्शन है। रीजन क्या दे रखा है इसका? वोल्टमीटर विथ हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट देन वोल्टमीटर विथ लोअर रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। हमें क्वेश्चन में क्या भाई ऑप्शंस दे रखे हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। फोर्थ, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों हमें पता है, ये असर्शन और रीजन हमने पढ़ लिया, हमें पता है वोल्टमीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस का। ठीक है, वोल्टमीटर के बारे में हमने थ्योरी पढ़ रखी है। तो वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका। ठीक है, वोल्टमीटर क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ताकि इट विल ड्रॉ अ स्मॉल करंट। क्या करे? स्मॉलर करंट को ड्रॉ करे। ठीक है, वरना उसकी रीडिंग बदल जाएगी। ठीक है, तो वोल्टमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बोल रखा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था अक्रॉस 600 ओम। द वोल्टमीटर विथ अब देखो दो वोल्टमीटर है, जिसका एक का रेजिस्टेंस दे रखा है 1000 ओम। अब यहाँ बोल रखा है 1000 ओम का प्रीफर करेंगे रेदर देन 4000 ओम का, जो कि गलत है। ठीक है, तो असर्शन क्या हो गया बच्चों? गलत। ठीक है, और रीजन क्या हो गया? सही। क्लियर है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं तो वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। तो अगर वोल्टमीटर की प्रैक्टिकली बात करते हैं, शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, है ना। ऐसे एमीटर में बोलते हैं हम लोग, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट। देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट वोल्टमीटर इज यूज्ड, बट दिस वोल्टमीटर शुड बी हायर रेजिस्टेंस सो दैट इट कैन नॉट ड्रॉ एनी करंट, है ना। बहुत स्मॉल, एनी करंट नहीं, बहुत स्मॉल करंट, इट कैन ड्रॉ
एनी करंट यानी यहाँ पे बात चल रही है स्मॉलर करंट की, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, स्मॉलर करंट की बातचीत यहां पर चल रही है। नाउ टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 600 ओम वोल्टमीटर ऑफ 400 ओम इज मच बेटर देन 4000 ओम, ठीक है, अपॉलॉजी, 4000 ओम इज मच बेटर देन 1000 वोल्टमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रीफर कौन सा करना है, जिसका 4000 ओम हो, तो ये प्रीफर होगा रेदर देन 1000 ओम, ठीक है, क्लियर है। ज्यादा नहीं लिखूंगा यहां पर, क्या बोलता हूं यहां पर, वोल्टमीटर ऑफ 4000 ओम इज प्रिफर्ड, ठीक है, प्रिफर्ड ओवर व्हाट, वोल्टमीटर ऑफ 1000 ओम, ठीक है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन 3 इज करेक्ट, दैट मींस ए इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन जो दे रखा था फिगर ए बी सी एंड डी, तो हमें 3-4 फिगर दे रखे हैं यहाँ पर और वेरिएशन शो कर रखा था फोर्स विद टाइम, ठीक है, फोर्स का टाइम के साथ वेरिएशन शो कर रखा था, ठीक है भाई। दीस आर द वेरिएशन दैट हैज बीन शोन, ठीक है, दीस आर द 4 ग्राफ्स दैट वी हैव। अब हमें बताना क्या था, इंपल्स इज हाईएस्ट इन फिगर, तो इनमें से कौन से फिगर में इंपल्स ज्यादा है, ठीक है। दीस आर द 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, फिगर सी, फिगर बी, फिगर डी एंड फिगर ए। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स, है ना, लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, तो एफ इंटू डेल्टा टी लिखते हैं हम लोग, जहां तक है ना, एफ टी भी बोल देते हैं इसको, ये इंपल्स का फॉर्मूला होता है। अब इन ग्राफ से कैसे पता करोगे, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, एरिया पता करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ टू फाइंड आउट द इंपल्स, ठीक है। तो यहां पर हमें इंपल्स पता करने के लिए वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। चलो बहुत बढ़िया, एरिया निकालना है आप सबका, 1 बाय 1 निकालते हैं, ठीक है। हमें पता चल जाएगा इंपल्स पता चलने के बाद हम पता लगा लेंगे यहां पर कि भाई किसका इंपल्स ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका इंपल्स ज्यादा, ठीक है, यही बोला ना, इंपल्स इज हाईएस्ट इन फिगर, कौन से फिगर में। तो अब देखो पहला वाला क्या है दिख रहा है आपको, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी वही है। चलो अच्छी तरह क्लियर है, देख लिया क्वेश्चन को, चलो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ठीक। चलो पहला वाला हमें पता है डेल्टा पी, डेल्टा यानी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इंपल्स, है ना, विल बी इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ हमें यहाँ पे निकालना है। फिगर ए में क्या बोल रखा था मैंने आपको, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हाफ बेस, चलो बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 0.5, बेस कितना है 1, तो 0.5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0.25 न्यूटन सेकंड। यूनिट होती है किसकी, इंपल्स की। तो पहला वाला निकल गया। दूसरा वाला क्या बोल रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू विड्थ ब्रेथ दैट इज योर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या होता है, ये एरिया होता है। बहुत बढ़िया, चलो फटाक से देख लेते हैं, ये क्या हो गया 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5, चलो 2 इंटू 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड, ठीक है। फिगर सी में बात कर लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट बोला है, हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा, हाफ बेस यानी 1 इंटू 0.75 इंटू हाफ, है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 0.375 न्यूटन सेकंड। चलो ये इसका एरिया हो गया। डी वाले की बात कर लेते हैं, डी वाला हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज व्हाट वी हैव, हाफ बेस इंटू 2 इंटू हाइट दैट इज 0.5, यहां से भी एरिया आसानी से निकाला जा सकता है, दैट इज 0.5 न्यूटन सेकंड, ठीक है। अब जरा देखो 0.5, 0.375, 1 एंड 0.25, तो इनमें से सबसे ज्यादा एरिया किसका है, इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यानी फिगर बी हैज द हाईएस्ट इंपल्स, दैट मींस अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 2 इज परफेक्टली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, उसका Z दे रखा है, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 4, जंप करता है फ्रॉम 4th एनर्जी स्टेट टू 2nd एनर्जी स्टेट। अब ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, किसका क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 4th एनर्जी स्टेट टू 2nd एनर्जी स्टेट जंप करता है, द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस विल बी, वैल्यूज दे रखी है, RCH इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी चीजें हमें दे रखा, R रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दीज आर द व्हाट ऑप्शंस गिवन टू अस, ये ऑप्शंस दे रखे थे। तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले में, एनर्जी प्रोसेस निकालनी है हमें, एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। वी गोइंग टू राइट दिस एज 13.6 Z² एंड दिस विल बी 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना पढ़ रखा है एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, Z की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है, ठीक है, Z की वैल्यू पुट करो, n1 क्या होगा, n1 कहां से कहां आ रहा है,
दैट इज जंप्स फ्रॉम फोर्थ एनर्जी स्टेट टू सेकंड। तो n1 2 हो गया, n2 क्या हो गया 4 हो गया। ये वैल्यूज पुट करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको फटाक से। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। z की वैल्यू 4 पुट करी, n1 2 है, n2 4 है। चलो पुट करा, सॉल्व करा फर्दर सॉल्व करने के बाद दैट इज यहां पर 16 4 जा हो गया, 4 3 जा हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करा, द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस विल बी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन द ऑप्शन 1 इज परफेक्टली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, क्या बोला है हमें, रेशियो निकालना है एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो फॉर्मुलेस क्या होते हैं, रेशियोज दे रखे हैं हमें यहाँ पर, दीस आर 4 ऑप्शंस गिवन टू अस, इनमें से एक हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमें आता ही नहीं है। ओके, तो एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। अब ये ईएम वेव्स का क्वेश्चन है, किसका है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव से उठ के आया है क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हाफ क्या होता है, दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। अब बात करते हैं टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इन दोनों का निकालना है रेशियो। ठीक है, इन दोनों क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, जो कर सकता है काट दिया, ये 2 ऊपर गया, 4 नीचे आ गया, 2/4 आ गया, मतलब हमारा रेशियो कितना आएगा, हाफ आएगा। हमारा रेशियो कितना आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अस द ऑप्शन 2 शुड बी करेक्ट। चेक कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो, द रेशियो, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, टोटल का फॉर्मूला है, दोनों का रेशियो निकाला, हाफ निकल के आ रहा है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन 2 वाज करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है, नजर के सामने नहीं, कॉनकेव मिरर के सामने, क्लियर है, कॉनकेव मिरर के सामने भाई साहब एक दो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, एक ए और बी। चलो ठीक है, एक ए यहां पर रख देते हैं उठाकर, और एक बी यहां पर कहीं होगा, मान लिया हमने। ठीक है, इसको मैंने बोला O1 बोल दिया, ऑब्जेक्ट 1, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2, दैट इज O2। क्लियर है, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। अब क्या बोल रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। हमें यह आता है, ठीक है, पता है। क्लियर है, क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है, अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट, दो इमेज बनेगी, उन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस मुझे यहाँ पर निकालना था। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस, 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पर, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मिरर फॉर्मूले से हम यहाँ पर v निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, यहां से v की इक्वेशन निकालने के बाद वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यूज इन देयर। 15 सेंटीमीटर यानी ये हो गया हमारे पास, पहला ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा है पोल से, दूसरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ठीक है, घर पर नहीं रखा, 25 सेंटीमीटर पर रखा है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें ओवरव्यू समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करना था। ठीक है, चलो जल्दी से फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर तुरंत से। दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव। ये O1 है और ये O2 है। ठीक है, ये ए ऑब्जेक्ट था, यहां पर रख दिया, और बी ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया। क्लियर है, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर, मिरर फॉर्मूले का यूज करा, तो दिस इज व्हाट वी हैव। ये हो गया 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/f माइनस 1/u, तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई v की, दैट इज इक्वल्स टू 4f। ठीक है, 4f अपॉन u माइनस f। देखो 4f अपॉन u माइनस f कैसे निकल के आई। ठीक है, 4f नहीं है, ये uf है। क्या होगा ये, uf। सॉरी बच्चों, क्या है ये, uf। हो जाती है कभी कभी छोटी मोटी, है ना, छोटी छोटी गलतियां। तो ये हो गया uf अपॉन u माइनस f। ठीक है, कैसे आया, एलसीएम लिया, देखो यहां बताता हूं, एलसीएम लिया तो u माइनस f अपॉन uf हो गया। 1/v है तो v विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, uf अपॉन u माइनस f। क्लियर है,
ठीक है, चलो ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं, वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। बात करें ऑब्जेक्ट A1, ए पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट O1 बोला, दिस इज U1, ठीक है, क्या है ये U1 है, कितना है -15, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज -20, दिस इज योर व्हाट, योर इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है V1 इसका। V1 निकालने के बाद सारी वैल्यूज को पुट करा, दैट इज व्हाट वी हैव। तो इमेज डिस्टेंस पहले ऑब्जेक्ट जहां पर रखा था 15 सेंटीमीटर पर, तो उससे इमेज कितनी दूरी पे बनी, दैट इज +60 सेंटीमीटर, +60 सेंटीमीटर, यानी कहां बनेगी, मिरर के पीछे। चलो बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट 2 की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा था 25 सेंटीमीटर, तो माइनस ले लेंगे, फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे निकाला, किससे, मिरर फॉर्मूले से, उसमें पुट करी वैल्यूज को, एंड दैट इज व्हाट वी हैव, दैट इज -100 सेंटीमीटर, यानी ये बन रही है मिरर के सामने इन द सेंस जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो -100 सेंटीमीटर पर रखी है, तो V1 हो गया 60 और V2 हो गया -100, तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस शुड बी कितना होने वाला है, दैट इज 160 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 इज परफेक्टली करेक्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगन, क्या है, पॉलीगन है, ठीक है, क्लियर है? थोड़ा गंदा सा डायग्राम बनाया मैंने, थोड़ा अच्छा सा बनाता हूं, ठीक है, गंदा सा नहीं बनाएंगे हम, अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे और ये भैया ऐसे और ये भैया ऐसे, ठीक है, और ये भैया ऐसे और ये भैया ऐसे हो गए और ये भैया ऐसे हो गए, ठीक है। ये क्या था, रेगुलर पॉलीगन है, इसकी एन साइड से क्या बोला इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स, ठीक है, एडजेसेंट कॉर्नर्स बोल लेते हैं, दिस आर द एडजेसेंट कॉर्नर्स A एंड B, क्लियर है, एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ द एन साइडेड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, तो सबका रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, बचा हुआ क्या होगा, n-1 यहां पर, ठीक है, क्लियर है, दिस इज रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन, सॉरी, दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस, हमें यहां पर क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब डायग्राम समझ में आ चुका है, तो हमें पता है यूनिफॉर्म वायर का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एन साइडेड है, एन साइड से, ठीक है, तो when a uniform wire of resistance R is shaped into a regular and sided polygon, the resistance of each side कितनी हो जाएगी, R by N, तो R1 कितना आ गया, R by N आ गया, क्लियर है। R1 R2 with the resistance of adjacent corners of regular polygon, ठीक है, the resistance of n-1 side, तो remaining sides क्या, n-1, ठीक है, n-1, तो R2 कितना आ गया, that is n-1 R upon N, क्लियर है। तो यहां पे दोनों के दोनों क्या है, A और B, अगर आपको ध्यान हो यहां पर, ये दोनों A और B क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो 1/R1, भाई हमें क्या करना, 1/R इक्विवेलेंट निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय क्या हो गया, R1 प्लस क्या हो गया, 1/R2, क्लियर है। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है हमारे पास R by N, और R2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज n-1 R अपॉन N। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहां पर ये कुछ मिलेगा, वैल्यूज पुट करने के बाद अल्टीमेटली R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू n-1 R अपॉन N स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स से आराम से कर सकते हो, वैल्यूज को पुट करके यहां सॉल्व करके दिखा सकता हूं आपको। देखो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से देखो, यहां से अगर इक्विवेलेंट की इक्वेशन बनानी है तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, क्लियर है, R1 R2, बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। R1 की वैल्यू क्या, R by N, दिस इज द वैल्यू ऑफ R2, है ना, फॉर द सॉल्व करना मैथमेटिक्स, दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव, एंड अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस द ऑप्शन 3 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ कार्नोट इंजन, ठीक है, अब ये इससे पहले वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड था, ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, दैट इज योर हीट इंजन, ठीक है, हीट कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स हैज एफिशिएंसी। अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमें दे रखी है 1/3, ठीक है, हीट इंजन मतलब दैट इज थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है ये, ठीक है, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर, क्या वो रखा, कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स एफिशिएंसी कितनी, 1/3 है कार्नोट इंजन की, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर इज रेज्ड बाय x, ठीक है। अब मान लेते हैं कि T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर, टेम्परेचर ऑफ व्हाट, हॉट रिजर्वॉयर इज T1, ठीक है भाई, और T2 क्या है, T2 भैया क्या है, T2 भैया हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर,
ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अभी क्या बोला हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज रेज्ड बाय x, दैट मींस इसके अकॉर्डिंग ये जो टेम्परेचर है वो हो गया T2 प्लस एक्स। क्या हो गया? T2 प्लस एक्स। ठीक है, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। एफिशिएंसी कितनी डिक्रीज हो गई? दैट इज एटा डैश बोल देते हैं इसको, डिक्रीज हो गई ना, कितनी होगी? 1/6 हो गई। पहले कितनी थी? 1/3 थी, 1/3 से 1/6 हो गई। ठीक है, तो दो कंडीशंस यहां पे बनेगी, वहां से अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, दैट इज T1। ठीक है, हॉट रिजर्वायर का भाई टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर दे रखा है, कितना है? 99 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर इज 99 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो हमें निकालना है टेम्परेचर निकालना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां पर निकालनी है। फिर से बड़े क्वेश्चन को देखो, अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी? 1/3 दे रखी थी। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर इज रेज्ड बाय x, तो एफिशिएंसी घट गई। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, अल्टीमेटली यहां बोल भी रखा है वैल्यू ऑफ x निकालनी है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर यानी T1 की वैल्यू 99 डिग्री सेंटीग्रेड है, विल बी, तो कितनी होगी x की वैल्यू? देयर आर ऑप्शंस गिवन टू अस। सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये एफिशिएंसी एफिशिएंसी दे रखी है किसकी? कार्नोट हीट इंजन की, एंड दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, T2 प्लस एक्स हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। फिर एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/6 हो गई। टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर 99 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो उसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, 273 से ऐड करो, 372 डिग्री केल्विन हो गया ये। ठीक है, 272 केल्विन। ठीक है, एज वी नो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - T2 अपॉन T1 कार्नोट इंजन में। तो पहली एफिशिएंसी 1/3 दे रखी थी। एफिशिएंसी 1/6 कब हुई? जब टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर बाय x रेज कर गया, तब एफिशिएंसी 1/6 होगी। दो इक्वेशन मेरे पास यहां पर बन गई। ठीक है, क्या करने वाला हूं? पुट करने वाला हूं। इसको पहले सॉल्व कर लिया, पुट करने के पहले देखो यहां पे एलसीएम ले लिया, T1 - T2 - x। ठीक है, चलो करके दिखाता हूं। मेरे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, ये एफिशिएंसी 1/6 है। ओके, तो ये हो गया T1 - T2 - x अपॉन T1। कोई दिक्कत समझने में इसको? नहीं। और ये कितना दे रखा है? 1/6। तो दो इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन है एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से फ्रॉम द इक्वेशन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन 1/3 माइनस 1 T2 अपॉन 372। T1 कितना हो गया? 372 केल्विन। पुट कर दिया इसको। ठीक है, पुट करने के बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास T2 भैया कितना है? T2 भैया आ गया 248 केल्विन। ठीक है, 248 केल्विन। अब T2 की वैल्यू पुट कर दी सेकंड वाले में। T2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो x की वैल्यू पता चलेगी, है ना। T2 की वैल्यू निकाली पहले वाली इक्वेशन से, फिर निकाली, उस वैल्यू को निकालने के बाद उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। आफ्टर पुटिंग दैट इन सेकंड इक्वेशन वी हैव द वैल्यू ऑफ x एज 62 केल्विन। कितना है? 62 केल्विन। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन द ऑप्शन 2 is the perfect choice for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी हलवा, एकदम हलवा, कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो जरा कैपेसिटेंस पर। ठीक, असर्शन क्या बोलता है? टू मेटल स्फीयर्स, दो मेटल स्फीयर्स है, आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, वन ऑफ देम इज हॉलो एंड अनदर इज सॉलिड एंड द बोथ हैव द सेम रेडियस। Solid sphere will have lower charge than the hollow one. ठीक है, रीजन देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। बिल्कुल सही। देखो आप समझो इस चीज को, आपको ऑप्शंस तो पता है। अब अगर मैं स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो हमें पता है 4πε0r होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे इक्वेशन तो एक और होती है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है, C इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q/V। आपने ये इक्वेशन देखी होगी। ठीक है, पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये देखा है कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है और नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, इन पर डिपेंड नहीं करता। पर पहले वाले असर्शन में यही बात कह रखी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग असर्शन यहां पर गलत हो गया, पर रीजन सही है। पर अकॉर्डिंग टू दिस रीजन सही है, क्योंकि मेटालिक स्फीयर की बात चल रही है, तो डिपेंड्स ऑन द रेडियस। दिख भी रहा है C इज प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस असर्शन इज रॉन्ग एंड R इज ट्रू। ठीक है, R इज ट्रू। क्लियर है? चेक करें, चलो चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, वही बात यहां पर कह रखी है, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज,
it depends on the radii of the conductor r, therefore assertion is false and r is true. That means for this question the option 3 is perfect choice. The next question, if the velocity, units and dimension favorite topic होगा बच्चों का, है ना. चलो, if the velocity of light c, universal gravitation constant g and Planck's constant h are chosen as fundamental quantities, यानी यहाँ पर बोल रखा है कि डायमेंशन ऑफ मास निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करते हैं, तो m इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज यहाँ पर क्या हो रखा है c, है ना. a लिख लो, x लिख लो, दैट इज अपॉन u, ठीक है. और फिर क्या होगा यहाँ पर g, दैट इज b, एंड फिर क्या है h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो इन सब का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है. तब जाके इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं और ये रिलेशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है. दीज आर द ऑप्शंस. चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है. तो ये देखो x बोल रखा है, चलेगा, a बोलो, b बोलो, c बोलो, x बोलो, y बोलो, z बोलो, इट्स अपॉन यू. दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट. दिस इज डायमेंशन ऑफ व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट. दिस इज डायमेंशन ऑफ व्हाट, योर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. बस फर्दर सॉल्व करते हैं इसको. ये क्या है, m ही है, मास ही है, डायमेंशन ऑफ मास ऑफ न्यू सिस्टम निकालना था. तो m1 l0 t0 कंपैरिजन होगा, फिर m एक तरफ, ठीक है. m वाली चीज ले लेते हैं यहां पर, तो m माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स प्लस, अब देखो ये y है यहां पर, क्या ये y, क्लियर है, क्या है यहां पर ये y, ठीक है. ओके, चलो. तो m माइनस एक्स प्लस y, ये आ गया. l 3x प्लस 2y प्लस z, ठीक है, ये रहा. t माइनस 2x माइनस y और माइनस z, बिल्कुल सही है. अब कंपैरिजन होगा, कंपेयर करते हैं. तो माइनस एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2, ठीक है. 2 नहीं, यहां पर 1 आएगा, माफी दे दो, ठीक है. माइनस एक्स प्लस यानी y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 1. फिर 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 2x माइनस y माइनस z विल बी इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट वी हैव, 3 इक्वेशंस, ठीक है. अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करने के बाद द वैल्यू ऑफ x इज माइनस हाफ, वैल्यू ऑफ y इज हाफ एंड वैल्यू ऑफ z इज हाफ. तो चलो पुट करते हैं. तो m, ठीक है, कैपिटल M या स्मॉल m, दैट इज अपॉन यू, ठीक है. कैपिटल M तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, स्मॉल m is proportional to g to the power of x, h to the power of y and c to the power of z. तो उसके बाद ये होगा, ठीक है. कैपिटल M तो लेना ही पड़ेगा. तो m यहां पर क्या आ गया, दिस विल बी m, यहां पर क्या होगा m. अब चलो पुट करते हैं. तो क्या बोला, g की पावर कितनी दे रखी है, यानी x माइनस हाफ, h की पावर कितनी रखी है, हाफ, और c की पावर कितनी रखी है, हाफ. तो दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस, ये लिख सकते हैं hc साथ में, और ये g आएगा नीचे, और ये हो गया अंडर रूट. दिस इज द थिंग दैट वी हैव, ठीक है. ये राइट आंसर था. दैट मींस अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस द ऑप्शन 3 इज परफेक्टली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज़ीनर डायोड, ठीक है. ज़ीनर डायोड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था इसमें से, ठीक है. इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बायस एंड बिहेव्स लाइक अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस. अब दूसरी बात, इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ओनली इन फॉरवर्ड बायस. It works as a voltage regulator in both forward and reverse bias. It works as a voltage regulator in reverse bias and behaves like simple PN junction diode in forward bias. अब जरा ध्यान दो, ज़ीनर डायोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, डायरेक्ट थ्योरी में आता है. ज़ीनर डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस. किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है. और ज़ीनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है. वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है ज़ीनर डायोड. तो अल्टीमेटली किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स बायस में काम करेगा. किस में काम करेगा, रिवर्स बायस में. तो यहां पर इट वर्क्स एज अ रिवर्स वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस. और सिंपल पीएन जंक्शन की बात, पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करी जाए तो वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है. क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है. तो अकॉर्डिंग टू अस द ऑप्शन 4 इज करेक्ट. चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है. चेक कर लिया, ओके. दैट मींस ऑप्शन A4 इज दैट, option 4 is the correct choice for this question. Voltage regulator as a reverse bias, a simple PN junction diode as a forward bias. Clear है, simple theory based question. Next question क्या था पेपर में, Young's modulus of a steel wire of length 6 meter, ठीक है, and a cross section area कितना रहेगा 3 mm square.
यंग्स मॉडुलस कितना है, दैट इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन यानी डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पता करना था हमें, अभी फॉर्मूला लिख दिया, द वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सपोर्ट ऑन अ गिवन प्लेनेट, ठीक है, किसी प्लेनेट पे वायर सपोर्ट लटका रखा है एक सपोर्ट से, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज अटैच्ड टू द फ्री एंड, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई ये देखो ये सपोर्ट है, यहां पर एक वायर लटका रखा है और इस पे मैंने लगा दिया एक 4 kg का ब्लॉक, तो आपको पता है वेट नीचे की तरफ लगने वाला है, ठीक है, और नीचे की तरफ जाएगा भी, स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज, अब प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी दे रखी है g/4 यानी अर्थ की 1/4, ठीक है। वेट लगा हुआ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगी, क्लियर है, तो पता है ना। द एलोंगेशन डेल्टा एल, आपको पता था, मैंने कहा था नीचे की तरफ जाएगा वेट की वजह से, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहां पर निकालनी थी। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है, चलो सॉल्व करते हैं इसको धीमे धीमे, ठीक है, धीमे धीमे। दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर बेस्ड, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, एरिया दे रखा है, मास दे रखा है, दिस इज द फोर्स लगेगी, है ना, mgp, gp क्योंकि प्लेनेट पे रखा हुआ है, p दैट इज g/4, तो यहां पर 10/4 कर सकते हो, 4 × 10/4 सॉल्व किया तो 10 न्यूटन, तो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रही है ना। तो पुट करते सारी वैल्यूज को, डेल्टा एल निकालना है, आफ्टर सॉल्विंग डेल्टा एल इज इक्वल टू इन मिलीमीटर दैट इज 0.1 मिलीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द ऑप्शन 2 इज परफेक्टली करेक्ट। एंड इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन है, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन modulating signal having an amplitude of x is superimposed with a carrier signal amplitude y in first case, ठीक है। Then in second case, दो केसेस बन रहे हैं, the same modulating signal is superimposed with different carrier signal of amplitude 2y, ठीक है। तो आपका जो दूसरे केस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है पर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2y हो चुका है सेकंड केस में। द रेशियो ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, modulation index is given by mu is equals to AC by A। फॉर्मूला क्या होता है, AM by AC, modulating signal upon carrier signal का एम्पलीट्यूड, ठीक है। दिस इज अ रेशियो ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला याद है फिर तो जिंदगी आसान सी है, वरना जिंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस, बहुत आसानी से कर सकते हैं। दो केस बनाते हैं, दो केस बनाए यहां पर, ठीक है। पहले केस में AMX दे रखा है, ACY दे रखा है, दूसरे केस में AMX ही है पर AC 2y है। तो पहला वाला जो रेशियो निकलेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकलेगा, दैट इज x/y, दूसरा वाला x/2y। रेशियो निकालना, दोनों का रेशियो निकालते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव, दैट इज आंसर विल बी 2/1, तो रेशियो आ गया 2:1, 2:1। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द ऑप्शन 1 इज परफेक्टली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जी हाँ, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0 व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0 इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है f0 दे रखी है मेटल की, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0 इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, ठीक है। तो इस उस मेटल प्लेट पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 2f0 है। अगर the maximum velocity of photoelectrons is v1, ठीक है। when the frequency of incident radiation is increased, अब बढ़ा दी 2f0 से 5f0 होगी, यानी दो केसेस बनेंगे। the maximum, यानी दो इक्वेशंस बनेगी। the maximum velocity of photoelectric electrons emitted is v2। अब क्या बन गई इक्वेशन, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, v2, तो रेशियो निकाला v1 v2 का। अब इक्वेशन क्या होती, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है हमारी, क्या होती है, EV0 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू HF माइनस HF0। ये परफेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अल्टीमेटली होता क्या है, देखो ये KE max इज इक्वल्स टू E माइनस phi, ठीक है। ये इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसी में पुट करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 दे रखी है, पर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी f की वैल्यू 2f0 होगी एक केस में, दूसरे केस में f की वैल्यू 5f0 हो जाएगी, तो दो इक्वेशन मिलेगी। चलो सॉल्व देखते हैं।
करे सॉल्व, चलो। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है HF माइनस एफ नॉट, ठीक है। तो यहां पर एज पर क्वेश्चन पहली इक्वेशन, यहां पर पहला क्या बोल रखा था, लाइट इंसिडेंट हुई 2F0 की, ये तो F0 ही दे रखा है, ये V1 हो गया, ठीक है। सॉल्व किया, ये पहली इक्वेशन आ गई, HF0 इक्वल टू V1 EV1, HF0 इज इक्वल टू EV1। दूसरी में 5F0 सॉल्व किया, ये हो गया 4HF0 इज इक्वल टू EV2। इक्वेशन को रेशियो निकाला 2/1 का, तो यहां पर ये निकल के आ गया V2 अपॉन V1। अब ये V1 V2 क्या है, दिस इज द वोल्टेज है ना, दिस इज द वोल्टेज। तो ये हो गया हमारे पास 4, क्लियर है। अब मुझे इसका रिलेशन चाहिए वेलोसिटी के साथ, तभी जाके तो आंसर सॉल्व होगा आगे, चलो। तो ये आ गया V2/V1 इक्वल्स टू 4। तो एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² होती है, अल्टीमेटली EV के बराबर होती है। इससे इसका रिलेशन निकाला, Vmax इक्वल्स टू अंडर रूट V, Vmax इज इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल V, दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। रिलेशन निकला अंडर रूट 4 है, द आंसर विल बी 2। तो रेशियो कितना आ गया वेलोसिटी का, V2/V1 दैट इज 2। तो V1/V2 इज इक्वल्स टू हाफ, इजी। That means for this question, the option 4 is the perfect choice for this question. Next question बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। A coil is placed in a magnetic field, एक coil रखी हुई है such that the plane of a coil is perpendicular direction of magnetic field। क्या बोल रहा है, प्लेन जो कॉइल का है वो क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो प्लेन ऐसे रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कैन बी चेंज्ड। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात चल रही है तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, BA cos थीटा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है बाय चेंजिंग। अब देखो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल कैन बी चेंज, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखता हूं तो फाई इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। तो बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द कॉइल, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देंगे तो फ्लक्स में चेंजेस आते हैं। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, सही है, एरिया में भी बदलाव कर देंगे तो भी आएंगे। बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, एंगल चेंज कर देंगे तब तो फ्लक्स बदलनी है ना। थीटा 0 60 30 बदलेंगे तो फाई में चेंजेस आएंगे, जी हाँ। तो A सही है, B सही है और C सही है, D भी देख लेते हैं। बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अब्रप्टली विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। दैट मींस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस A B A B D A B and C and A and C। तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू अस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं हम सही हैं या गलत। यस, द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहां पर ग्राफ दे रखे हैं, चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेस स्क्वायर ऑफ टाइम ग्राफ फॉर सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब भाई ग्राफ देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, है ना, पर फॉर्मूला देखोगे आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखो किस तरह, दीज आर द 4 ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो भाई अगर मैं टी की बात करूं, टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब मुझे क्या बोल रखा है यहाँ पर, रिलेशन L लेंथ और स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, है ना। तो लेट्स डू इट। यहां पर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई L बाई जी। तो अल्टीमेटली यहां से टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली अगर इन ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेक कर लेते हैं भाई, चलो, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव, क्लियर है, ठीक। यहां पर 4 पाई स्क्वायर होगा, इनसे मिस हो गया, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग करेंगे ना बोथ साइड्स। This is what we have, the graph between t square and L is a straight line. That means the option 1 is the perfect answer for this question. Next question क्या है, next question as shown in the figure, a long straight conductor magnetism based with semicircular arc of radius pi by 10। तो रेडियस कितनी रखी है, पाई बाय 10 दे रखी है। सेमी सर्कुलर आर्क है, is carrying a current I of 3 ampere, magnitude of the magnetic field at the center of the arc O, यहां पर
परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम 4 पाई 10⁻⁷ है। These are options given to us। चलो फॉर्मूला क्या होगा सेमी सर्कुलर आर्क का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे निकालने के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बस अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। दिस आर द r की वैल्यू क्या है पाई बाई 10, i की वैल्यू क्या है 3, म्यू नॉट की वैल्यू ये गिवन है। वैल्यूज को पुट करा, सॉल्व किया, ठीक है, पाई पाई जोड़ी थी, खत्म हो गई, 4 4 खत्म हो गया, 10 ऊपर गया तो ये 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ निकल के आया। दैट मींस द आंसर इज 3 माइक्रो टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, ठीक है, ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क विल बी 3 माइक्रो टेस्ला। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। दैट मींस द ऑप्शन 2 इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनएलएम पे बेस्ड, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, 10 kg का मास है ये भाई, ठीक है, lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle of 30 डिग्री। तो ये फोर्स एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपको पता है इसके दो कंपोनेंट बनने वाले हैं, ये हो गया F sin थीटा, ठीक है, F sin 30 एंड दिस विल बी योर व्हाट F cos 30, है ना। नीचे लगेगा वेट, आपको पता है, ठीक है, mg बोल दिया मैंने, 10 × g होगा, ठीक है, क्लियर है। ये चीज तो पता है, FBD बनाना पड़ेगा इसका, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, FBD बनाना पड़ेगा, और फिर आपको पता है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और साथ ही साथ यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू μ1 होगी, ठीक है, क्लियर है। बस समझ में सब आ चुका है। तो अल्टीमेट क्वेश्चन क्या जरा पता कर लेते हैं। विथ हॉरिजॉन्टल फॉर μs स्टैटिक, तभी तो फ्रिक्शन का पता चलेगा, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर। μs इक्वल टू 0.25 दे रखा है। ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर वैल्यू ऑफ f, तो f मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f निकालनी है, जब वो स्टार्ट करेगा मूव करना, g की वैल्यू दे रखी है। दिस आर 4 ऑप्शंस गिवन टू अस। अब इसका इस डायग्राम का FBD बना दिया हमने, इक्वेशन हमें पता है। चलो इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। ये FBD बना ड्रॉ करा, इसका उसी तरह ड्रॉ करा गया एग्जैक्टली। और यहाँ पहली इक्वेशन क्या है, f cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल f, यानी फ्रिक्शन के बराबर होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, f sin 30 प्लस n इज इक्वल टू mg, नीचे देखा अभी डायग्राम में, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया mg माइनस f sin 30, ठीक है, सेकंड इक्वेशन होगी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमसे क्या बोल रखा था, f sin 30, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रखी, f cos 30, साइन नहीं है यहाँ पर, क्या बच्चों cos है, f cos 30 इज इक्वल टू स्मॉल f के बराबर। स्मॉल f क्या, μn, म्यू कौन सा, म्यू Sn, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही है। n की इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई, इसको पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ से इक्वेशन को, इस पार्ट को नीचे ले गए, वैल्यूज को पुट करा, तो f की वैल्यू सॉल्व करने के बाद लास्ट निकल कितनी आती है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 25.2 न्यूटन। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन 3 इज द परफेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ टू प्लैनेट्स ए एंड बी, ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आर इन द रेशियो। द एस्केप वेलोसिटीज दे रखी है, यानी अगर मैं बोलूं VA अपॉन VB गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू क्या है 1/2। रेशियो ऑफ द रेडियाई का रेशियो दे रखा है RA अपॉन RB इज इक्वल्स टू क्या है 1/3। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट A, यानी GA/GB निकालना है हमें यहाँ पर, क्लियर है ना। तो एस्केप वेलोसिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज √2g m अपॉन r, और अगर मैं इसकी बात करूं तो gm अपॉन r² होता है, ठीक है। तो यहाँ gm की जगह gr², यानी gr² इज इक्वल टू क्या हो गया gm। कोई दिक्कत, आराम से कर सकते हो, ठीक है, 1 बाय 1 करके। दीस आर ऑप्शंस गिवन टू अस। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले पता है, रेशियो देखो ये सब दे रखा है, ये फॉर्मूला किसका, एस्केप वेलोसिटी का। सॉल्व किया, हमारे पास ये रिलेशन का रेशियो पता है, 1/2 दे रखा है, पुट करा है, ठीक है, 2g √2g कट गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन भाई रेडिया का रेशियो दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पुट करा GA के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव, वैल्यूज पुट करी 1/4, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू 1/3 into 9, that is equals to कितना आ गया 3/4। that means the ratio of acceleration to gravity of A to B is 3/4। that means for this question the option 3 is perfectly correct। next question देखते हैं, for a body projected at an angle with the horizontal from the ground, projectile motion पे based question, motion in 2D, ठीक है। अब क्या करा, एक बॉडी को प्रोजेक्ट करा गया ग्राउंड से, ठीक है,
ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ये u होता है। यहां पर आपको पता है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस मतलब x वाला x कॉम्पोनेंट ही रह जाता है, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम हाइट होती है h, और आपको ये पता है ये क्या होता है, रेंज होती है। ये बातें मैंने कर ली, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थोड़ी शांति मिलेगी, हमें ये सब आता है, ठीक है। चलो, फॉर बॉडी प्रोजेक्टेड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। पहला क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम इज मैक्सिमम। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट किसका, वेलोसिटी का, क्योंकि भाई हमसे क्या हो रखा है, मोमेंटम की बात करी गई है, तो मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv। तो यहां पर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए, जो कि क्लियर है, तो 1 तो गलत, ठीक है। 2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल, ठीक है। थर्ड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, नहीं। फोर्थ, देखो पहला क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम, नहीं, मैक्सिमम नहीं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, नहीं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, नहीं, ये भी गलत। बचा क्या, डी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल सही है, mgh के बराबर है, और हाइट तो मैक्सिमम होती है एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये तो मैक्सिमम होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू अस द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चेक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं, ठीक है। एट द हाईएस्ट पॉइंट द हाइट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, मोमेंटम 0 हो गया। एट द हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट बी 0, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, सो बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो mgh है, and h will be u square sin square theta upon, मतलब कैपिटल h की मैक्सिमम हाइट की वैल्यू u square sin square theta upon 2g होती है। अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर नहीं, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्लॉक इज फास्टेंड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ठीक है। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x equals to 10 cm from its equilibrium position at x equals to 0 on a frictionless surface from rest, ठीक है भाई। चलो डायग्राम बनाने की कोशिश करें। चलो, यहां पर एक स्प्रिंग को लगा दिया, और अल्टीमेटली लास्ट में एक ब्लॉक रखा हुआ है जो मास m, इसको घसीट के यहां ले गए, ठीक है। कहां पर, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एनर्जी क्या बोल रखी है, एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं बीच में एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे एनर्जी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.25 जूल, ठीक है। व्हाट वी वर टोल्ड टू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो बच्चों, यहां पर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग तो हाफ के a स्क्वायर होती है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, अगर समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ चुका है। दिस इज अ डायग्राम दैट वी हैव, a का 10 वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द फॉर फ्री ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हाफ के a स्क्वायर, के की वैल्यू निकालनी है, a कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पुट करा, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, के की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 न्यूटन पर मीटर। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं, दैट मींस द आंसर इज 50। द स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ एरिया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर शेप्ड कॉइल है जिसका एरिया 70 सेंटीमीटर दे रखा है, कितनी 600 टर्न से रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, जितनी दे रखी है 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द वन ऑफ द साइड ऑफ द कॉइल and a perpendicular direction of the field. If the coil completes 500 revolutions in a minute, the instantaneous EMF when the plane of the coil is inclined at 60 degree with the field. ठीक है, तो EMF यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वो लगा n ओमेगा BA sin थीटा। इस फॉर्मूले का उपयोग यहाँ पर करा जाएगा। उससे पहले मुझे यहाँ पर F निकालना पड़ेगा, तो F will be equal to 500 revolution per minute है, 500 upon 60, तो it will be equal to कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 6 हर्ट्ज। तो फिर यहां से ओमेगा निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। क्लियर है। बी ए दे रखा है, ठीक है, 70 सेंटीमीटर, बी दे रखा है, ओके, एन दे रखा है, ठीक है। साइन, अब साइन क्या बोल रखा है, यहां पर क्या बोल रखा है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, पर जो एरिया हम लेते हैं वो ये नहीं होता, तो दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस 60। तो एरिया मतलब जो थीटा हम लेते हैं, सॉरी एरिया नहीं थीटा, ठीक है,
तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 पुट करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, पता चल चुका है, एरिया ले लिया, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, पुट करी वैल्यू साइन 30, मैंने कहा था थीटा इज 90 माइनस 60, दिस इज व्हाट वी हैव, आंसर इज 44 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज शोन इन द फिगर इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC, a thin plate of thickness T is equals to 10 micrometer and refractive index mu is equals to 1.2 is inserted in front of slit S1। अब ये पूरा सेटअप है, ठीक है, आपको पता है, यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा, ये S1 S2 टू स्लिट्स है, इसके सामने मैंने एक क्या लगा दिया, यहाँ पर क्या बोला, थिन प्लेट लगा रखी, इसकी थिकनेस क्या है T है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.2 is inserted in front of slit S1, the experiment is conducted in air, mu is equals to 1, air में uses monochromatic light of wavelength 500 nanometer, due to this insertion of the plate central maximum is shifted by a distance of x beta naught, beta naught is the fringe width before the insertion of the plate, the value of x is, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि भैया इंसर्शन करते हैं तो क्या होता है, साफ साफ बोल रहा है मैक्सिमम सेंटर मैक्सिमा इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस ऑफ x बीटा नॉट, तो अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्या बोल रखा है हमें, ये सब चीजें गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, लैम्डा गिवन है, when the glass slab inserted in front of one slit then the shift of center maximum is obtained by। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमने क्या थिकनेस t is equals to n lambda upon mu minus 1, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हम पढ़ते हैं, पुट करी वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 4, n की वैल्यू यानी अल्टीमेटली x की वैल्यू है ना, n की वैल्यू मतलब अल्टीमेटली किसकी वैल्यू आई 4, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 4। क्वेश्चन हमारे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस ऑफ इट्स डायमीटर इज mr²/4, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज विल बी। ठीक है, तो ये डिस्क है हमारे पास, इसका रेडियस r है। ठीक है, ये आपको पता है, ये mr²/4 दे रखा है, नहीं होता ये, दिस इज mr²/2। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए दे रखा है, एजिस पे पूछा है, यहां पर मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है, ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर करने के लिए, तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज व्हाट, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उपयोग करेंगे, रोटेशनल नल डायनेमिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहां पर आई निकालना है, तो आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, आई सी कितना दे रखा है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो गया एम आर स्क्वायर, तो यानी इस पॉइंट पर एजिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर, ये निकल गया। पर मुझे क्या बोल रखा है कि कितना है x/2 एम आर स्क्वायर, तो मुझे जो दे रखा है x/2 क्या दे रखा है x/2 एम आर स्क्वायर, और है कितना 3/2 एम आर स्क्वायर, कंपेयर करते हो, x की वैल्यू निकालते हैं, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एक ट्रेन है ना, उसका इंजन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स, ड्राइवर ने अप्लाई करे ब्रेक ऑफ at a distance of 500 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट द स्टेशन। अब अप्लाई कर दिया ब्रेक, तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी दिस एक्सेलरेशन रिटार्डिंग होगा, है ना, मतलब रिटार्डेशन हुआ। इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, 500 मीटर यानी 250 मीटर पे अगर ब्रेक्स अप्लाई करे गए होते, ट्रेन वुड क्रॉस द स्टेशन विद द स्पीड ऑफ √x मीटर पर सेकंड, द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग करेंगे दोनों ही केस के अंदर और निकालते हैं वैल्यू x की। देखो फर्स्ट बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल ब्रेक अप्लाई करें तो v 0 हो गया, तो u इज टू माइनस 2as आ गया, s इज टू कितना है 500 मीटर, ओके। और उसके बाद
यहां पर वैल्यू सॉल्व करी, एस की वैल्यू कितनी आई 500, एस की वैल्यू 500 दे रखी थी, तो ए कितना आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव, तो यहां क्या हो गया, रिटार्डेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब मुझसे पूछा, बोला गया कि अगर ब्रेक अप्लाई करे गए थे 250 मीटर पे, हाफ द डिस्टेंस है ना, हाफ द डिस्टेंस, तो वेलोसिटी कितनी होती, तो वही सेम इक्वेशन का उपयोग करा, वैल्यूज को पुट करी, तो v की वैल्यू कितनी है, √200। अब मुझे वैल्यू कितनी रखी है, √x, कंपेयर करो √200 से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x इज 200। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड है, क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय सरफेसेस। अब एक क्यूब रखा हुआ है, x इक्वल टू 0, x पे x एक्सिस पे 0 और a पर, y पर 0 और a पर, z पर 0 और a पर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट xi कैप, ठीक है, वेयर E नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 × 4 न्यूटन पर कूलम। If A is equals to 2 centimeter, the charge contained in the cubical volume is Q into 10 - 14 coulomb. The value of Q is, Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर कंपेयर करके निकालनी थी Q की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है ना। अगर फ्लक्स की बात करते हैं, phi is equals to गॉस लॉ, देखो Q अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। उपयोग करते हैं इस चीजों का, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव, ठीक है, x की वैल्यू 0 to a, 0 a, y की वैल्यू 0 a और z की वैल्यू 0 है, तो साइड्स क्या होगी, a, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E वेक्टर डॉट a वेक्टर, है ना। E कितना दे रखा है, दैट इज E नॉट x I कैप, E नॉट x I कैप, तो x क्या हो गया, a हो गया। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, a दे रखी है, ठीक है। E वेक्टर इज इक्वल्स टू E नॉट x I कैप, x की वैल्यू क्या है, a, तो E नॉट a I कैप, बहुत बढ़िया, पुट करा, phi इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो एरिया की बात कर रहे हैं, a स्क्वायर, दिस विल बी E नॉट a क्यूब, फिर Q एनक्लोज्ड निकालना है हमें, कॉस्ट लॉ, phi इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। phi एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रख दी, पुट करी वैल्यू जो हमें पता थी, जो क्वेश्चन में दे रखी थी, ठीक है, ओके। कितना आ गया, Q एनक्लोज्ड दैट इज 288 × 10 - 14 कूलम। दैट मींस कंपैरिजन करने के बाद Q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी है, 288। That means for this question the answer is 288. Next question क्या है, a force F plus 3y² acts on a particle in the y direction, where F is in the Newton and y is in meter. The work done by the force during a displacement from y is equal to 2 meter to 5 meter. ठीक है, वर्क पावर एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, F is equals to y1 to y2 F dot dy। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो मतलब इंटीग्रेशन करना है मुझे f की इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y, और y1 क्या है 2, y2 क्या है 5। क्लियर, आसान क्वेश्चन, ठीक है। पुट करते हैं वैल्यूज को, f की वैल्यू पुट करी 2 और 5, इंटीग्रेशन करा फर्दर, ठीक है, लिमिट पुट करी, वर्क डन कितना आ गया 132 जूल। इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 132 जूल। Next question, the surface of water in a water tank of cross sectional area 750 centimeter square on the top of a house is h meter above the tap level, ठीक है। The speed of water coming out through the tap of cross sectional area 500 millimeter square is 30 centimeter per second at that instant dh by dt, dh by dt क्या है, v है, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, x into 10 - 3, कंपेयर करके मुझे v की वैल्यू निकाल के, कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फ्लूइड पे बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, दैट इज a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, ठीक है। v2 पता है कितनी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, v1 यहां निकालनी है, v1 कितना dh by dt, करे सॉल्व, सारी वैल्यूज पुट करना है, a1 a2 की 750 500 यूनिट्स में कन्वर्जन कर दिया है मीटर में, ठीक है, वैल्यूज पुट करी, दिस इज व्हाट वी हैव, कितना आ गया हमारे पास, v1 is equals to 2 into 10 - 3 मीटर पर सेकंड, कंपेयर करा x into 10 - 3 -3 10 - 3 कट गया, तो v यानी x की v1 की जो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 2। इजी, फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x इज 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 अपॉन I2 इज, तो ये सर्किट दे रखा है, ठीक है। चलो केवीएल केसीएल लगा करते हैं, वैसे भी हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। केवीएल केसीएल लगा करते हैं इसको। दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव, ठीक है। तो मैंने इसको अपने अनुसार बनाया, अपने अनुसार कैसे बनाया जरा समझो। यहां से हमने आई करंट पास किया, ये दो भागों में कट गया, एक तो नीचे और एक ऊपर, ठीक है। या नीचे जाने वाले करंट को मैंने आई डैश मान लिया, ठीक है, और इधर जाने वाले करंट को आई माइनस आई डैश मान लिया। अब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, और दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, क्लियर है। ऊपर करंट I1 है, नीचे करंट I2 है, तो पैरेलल कनेक्शन 5 ओम हो गया, ठीक है। बाकी आपको पता है यहां पर I आएगा और ये 10 ओम है, ठीक है। हमें क्या करें, दो लूप ले लिए, दो लूप यानी एक पहला लूप यानी ये पूरा, ठीक है। इसमें अप्लाई करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 20 माइनस 10 माइनस 10 I इज इक्वल टू 0, 20 माइनस 10 माइनस 10 I इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा लूप लिया, ठीक है। अब इस पहले लूप से मेरे को I की वैल्यू निकल के आ गई 1 एम्पियर, कितनी आई, 1 एम्पियर, ठीक है। इस I की वैल्यू 1 एम्पियर, इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है, 1 एम्पियर। केवीएल लगाते दूसरे लूप में, कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 10 प्लस 5 I डैश प्लस 5 I डैश, ठीक है। देखो समझो, ये वाला करंट यहां आकर इस वाले करंट से मिलेगा, तभी तो यहां पर I जाएगा, है ना। और ये I किसके बराबर है, I3 के बराबर है। और यहां पर जो I डैश है, ठीक है, वो टूटेगा दो भागों में। I डैश जो है वो 5 ओम में जा रहा है, और 5 ओम दो ब्रांचेस में, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो यहां भी 1 एम्पियर हो गया, यहां भी 1 एम्पियर हो गया। बात समझ में आ रही है। तो I1 I2 1 1 होगा, अल्टीमेटली I डैश क्या होगा, 2 होगा। सारी वैल्यूज को कंपेयर करा, अल्टीमेटली जो पूछा था वो रखा, 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 2 बाय 1 इज 2 एम्पियर। क्लियर है। फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 2। न्यूक्लियस ए, न्यूक्लियाई पे बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूक्लियस ए हैविंग Z यानी एटॉमिक नंबर दे रखा है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हैज 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। Another nucleus B of Z यानी atomic number 12 has total 26 nucleons and 1.8 mega electron volt binding energy per nucleon. Difference of binding energy of A, B and A will be clear. अब nucleon binding energy per nucleon का फॉर्मूला क्या होता है, EBN is equals to EB upon A। अब A के लिए बात करो या B के लिए बात करो, we can form the formula, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों ही केस, मतलब दो इक्वेशन बनेगी, दोनों में मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो मुझे पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, एटॉमिक नंबर मुझे पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मुझे बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी ए और बी के लिए। अब पहले क्वेश्चन में, पहले वाले में क्या हो रखा है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड यानी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं, दैट इज 17, तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, 17, फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए। क्लियर है, आसान हो गया, ठीक है। अब तो आसानी सॉल्व हो सकता है, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर Z N भी 17 हो गए, तो अल्टीमेटली ए कितना आ गया, 34, 17 प्लस 17, ये EBN दे रखा 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व किया तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ए निकल के आई 40.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर बात करिए हमने किसके लिए, न्यूक्लियस बी के लिए, सेम प्रोसीजर, सॉल्व किया, बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकल के आई, दैट इज 46.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे डिफरेंस चाहिए, बी माइनस ए करना पड़ेगा, यानी 46.8 माइनस 40.8, सॉल्व किया, कितना निकल के आ रहा है, दैट इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ शिफ्ट 2 फर्स्ट फैब JEE मेंस फिजिक्स पेपर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।